डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड का न्यू टॉपिक एल्किन का अध्ययन करेंगे। सामान्य नाम एल्किन का ओलिफिन भी होता है, क्योंकि ये जो इसका प्रथम श्रेणी का सदस्य होता है एथिलीन हैलोजनों से क्रिया करके तैलीय द्रव के रूप में डाई हैलो यौगिक बनाते हैं। तो एथिलीन का नाम पड़ा ओलिफिन और इसी आधार पर यौगिकों की जो पूरी श्रेणी है उसका नाम ओलिफिन रखा गया। इनका सामान्य सूत्र जैसे ज्ञात है बच्चों आप लोगों को CnH2n होता है। और इनके नामकरण का देखें हम तो नामकरण के अनुसार इनको रूट पद्धति में अनुलग्न जैसे एन के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, एल्केन के जो अनुलग्न होता है ना एन एल्केन, तो उसकी जगह हम लगा देंगे इलीन। तो हम कहेंगे इसको एल्केन की जगह एल्कीलीन कहा जाता है। व्युत्पन्न पद्धति, अब इस पद्धति के अनुसार एल्कीनों को एथिलीन का व्युत्पन्न मानते हुए नामकरण करते हैं। तो जैसे ये है CH3 CH CH2, इसको हम कहेंगे मेथिल एथिलीन। और CH3 CH CH3, तो दोनों तरफ मेथिल ग्रुप है तो इसको कहेंगे डाई मेथिल एथिलीन। IUPAC पद्धति का नामकरण करेंगे तो एन की जगह इन लगा देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CH3, तो इसको कहेंगे सिस 2 ब्यूटीन। दोनों मैथिल ग्रुप एक ही साइड में तो सिस 2 ब्यूटीन। यदि इसका मैथिल ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो हम कहेंगे ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका IUPAC नामकरण होता है। तो अब जो हमारे टॉपिक के यूनिट के हिसाब से हमको स्टडी करनी है इनके बनाने की विधियाँ, इनकी केमिकल रिएक्शन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका हम एक एक करके अध्ययन करते जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों एल्कीन बनाने की सामान्य विधियाँ। नंबर 1 पर आपके दे रखा है एल्किल हैलाइडों के हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब किसी एल्किल हैलाइड जैसे आपके सामने लिख रखा है रिएक्शन के अंदर आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को सांद्र एल्कोली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म किया जाता है। एल्कोहल की उपस्थिति में एल्कोली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो हमको जो प्राप्त होती है वो कौन सी जो एल्किन प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, प्रोपीन। तो हमको क्या प्राप्त होता है, प्रोपीन प्राप्त होती है। और इसमें से क्या निकल जाएगा बच्चों, KBr और H2O का निष्कासन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें समीपवर्ती कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन व ब्रोमीन अणुओं का विलोपन हुआ। तो अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, 1,2 विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। 1,2 विलोपन या अल्फा बीटा विलोपन, इसका दूसरा नाम भी होगा बच्चों अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म 2 प्रकार की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, जिसको हम कहते हैं E1 अभिक्रिया द्वारा और E2 अभिक्रिया द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया 2 प्रकार की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। एक अणुक अर्थात E1, द्विव अणुक बाइमोलिकुलर E2। तो अब इसमें दे रखा है अपन के E1। तो बच्चों E1 में क्या होता है, एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन के मध्य एक संयोजक बंध होता है। चूँकि दोनों की विद्युत ऋणताओं में बच्चों आपको पता है अंतर होगा, अतः ये बंध कैसे हो जाएंगे, ध्रुवीय बंध हो जाएंगे। तो हम हैलोजन पे क्या आ जाता है, ऋणावेश, और कार्बन पर क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश। ठीक है, अभिकर्मक के प्रभाव से ये पूर्ण रूप से आयनित होकर हैलाइड आयन व कार्बोकेटायन आयन बना लेता है। अभिकर्मक के प्रभाव से यह पूर्ण रूप से आयनित होकर हैलाइड आयन व कार्बोकेटायन आयन बना लेते हैं। यह मंद तथा वेग निर्धारण वाला पद होता है और इस प्रकार बना हुआ कार्बोकेटायन तीव्र गति से एक बीटा प्रोटॉन का निष्कासन करके एल्कीन बना लेता है। ठीक है बच्चों, जो इसके अंदर
अभिकर्मक के प्रभाव से जब ये अभिक्रिया आयनित होकर के हैलाइड आयन व कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इसके अंदर क्या बनता है, देखो इसके अंदर रिएक्शन के अंदर मंद में हेलोजन निकल गया तो हमको कार्बोकेटायन, तो इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो मध्यवर्ती होगी, वो क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो अगले वाले स्टेप में इस कार्बोकेटायन में से जल का अणु निकल करके हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कीन, बीटा प्रोटॉन का निष्कासन होने पर, ठीक है, तीव्र गति से। ये तो थी E1 अभिक्रिया। अब बच्चों अपन लेते हैं इसके अंदर E2 अभिक्रिया। E2 क्रिया विधि, इस विधि में क्या होता है बच्चों, एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय अणु पर मंद तथा वेग निर्धारण पद में क्षार आक्रमण करता है, ठीक है। इसमें क्या आक्रमण कर रहा है, क्षार, वह एक ही पद में एल्किन बनती है। तो ये अभिक्रिया जो होती है एक ही पद में संपन्न होती है, ठीक है। तो एक ही पद में हमको क्या प्राप्त होती है, एल्किन बनती है। अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, अतः इसमें एक ऐसी अवस्था बनती है जिसे में क्षार हमने ले लिया KOH का OH वे बीटा प्रोटॉन के मध्य पूर्ण रूप से बंद बना हुआ नहीं है तथा हेलोजन और कार्बन के मध्य वाला बंध पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। तो संक्रमण अवस्था में देखो क्षार हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ में पूर्ण रूप से बंध बना हुआ नहीं है और प्रोटॉन का कार्बन के साथ में पूर्ण रूप से बंध बना हुआ नहीं है। तो ये अवस्था कौन सी कहलाती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। ये उच्चतम ऊर्जा की स्थिति होती है, अतः बहुत तीव्र गति से उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तो ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण E2 क्रियाविधि या बायोमोलिकुलर क्रियाविधि के अंदर संपन्न होता है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। आया समझ में, E1 और E2। विलोपन अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइड की जो हम कह सकते हैं अभिक्रियाशीलता का क्रम, तो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, यानी तृतीयक वाला सबसे पहले, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक वाला उसके बाद में, ठीक है। अब है एल्केनों के निर्जलीकरण द्वारा अगली अभिक्रिया एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। तो यह भी विलोपन अभिक्रियाएं होती है। विहाइड्रो हैलोजनीकरण एक क्षार उत्प्रेरक विलोपन अभिक्रिया थी, तो यह एक अम्ल उत्प्रेरक विलोपन अभिक्रिया होती है। ये कौन सी होती है बच्चों, अम्ल उत्प्रेरक विलोपन अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जब किसी एल्केनॉल को सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केनॉल का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। अभिक्रिया दे रखी है, एल्केनॉल है, एथिल अल्कोहल अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण की क्रिया संपन्न होती है, तो क्या प्राप्त होता है, 1,2 विलोपन या बीटा विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब इसका रिएक्शन देखें हम, निर्जलीकरण की जो कह सकते हैं हम क्रियाविधि, तो ये भी 1,2 विलोपन अथवा बीटा विलोपन का उदाहरण होती है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर सेथजेव नियम का पालन होता है। कौन से नियम का पालन होता है इसके अंदर, सेथजेव नियम का पालन होता है। तो ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है CH3 CH2 CHOH CH3, इसको कहेंगे हम 2 ब्यूटेनॉल। क्या कहेंगे बच्चों, 2 ब्यूटेनॉल अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो हमको 2 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक तो प्राप्त होता है 1 ब्यूटीन और एक प्राप्त होता है 2 ब्यूटीन। जो 1 ब्यूटीन प्राप्त हुआ उसके नीचे हमने लिख दिया अल्प मात्रा, और 2 ब्यूटीन जो प्राप्त हुआ उसके नीचे लिख दिया हमने मुख्य मात्रा या मुख्य उत्पाद जो प्राप्त होता है 2 ब्यूटीन, और कम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है हमको, 1 ब्यूटीन, ठीक है। अब इसका हम आगे सेथजेव में अध्ययन करेंगे, ये अल्प मात्रा में ये क्यों प्राप्त हुआ, मुख्य मात्रा में ये क्यों प्राप्त होता है। मैकेनिज्म आपके सामने दे रखी है, इसकी क्रियाविधि निम्न द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। तो इसके में अंदर देखो आप मध्यवर्ती के रूप में इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, और हाइड्रोजन विप्रोटोनीकरण हाइड्रोजन के निष्कासन से इसके अंदर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, एल्कीन।
तो इस प्रकार से एल्कीन का निर्माण होता है। तो इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसमें OH समूह एक अच्छा मुक्त होने वाला समूह नहीं है, होने वाला समूह नहीं है, जबकि इसमें देखो हमने OH2 का प्रोटोनीकरण करवाते हैं, या OH2 एक अच्छा मुक्त होने वाला समूह होता है। अतः अम्ल उत्प्रेरक से हम OH समूह का क्या करा रहे हैं, इस वाली मैकेनिज्म में प्रोटोनीकरण करवाए ना बच्चों। OH था तो इसको प्रोटोनीकरण करा के OH2, क्योंकि गुड लिवनिंग ग्रुप होता है, हिंदी में बोलें तो मुक्त होने वाला समूह OH2 अच्छा मुक्त होने वाला समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ से OH2 का निष्कासन होने पर वापस कार्बोकेटाइन बना और हाइड्रोजन को निकलने पर हमको क्या प्राप्त होता है, एल्कीन। ठीक है, तो इसमें ये आगे लाइन भी लिख रखी है आपके नोट्स में, ध्यान से पढ़ना। OH समूह एक अच्छा मुक्त होने वाला समूह नहीं है, जबकि OH2 एक अच्छा ही बहुत ही अच्छा मुक्त होने वाला समूह होता है। अतः हम लोग के ऊपर से OH समूह का प्रोटोनीकरण करवाते हैं। आगे हैं एल्कोहलों के निर्जलीकरण में क्षेत्र की वर्णनात्मकता, रेजियो सेलेक्टिविटी। इंग्लिश में याद रखना बच्चों, रेजियो सेलेक्टिविटी इन एल्कोहल डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक तो इस वाले वीडियो में इतना ही काफ़ी है।